एक सवाल दिया है कि यदि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 47 तो sec थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा। इसको हल करने के लिए सबसे पहले दोनों पक्षों में दो दो जोड़ देते हैं, तो जो बायां वाला पक्ष है वह tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा तथा दायां वाला 49 बन जाएगा, अर्थात कि tan थीटा प्लस cot थीटा का मान 7 आ जाएगा। और इस tan थीटा प्लस cot थीटा को साइन और कास वाले फॉर्म में बदलकर हल कर देंगे तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा आ जाएगा, अर्थात कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 7 होगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 13.3 सेंटीमीटर, 17.1 सेंटीमीटर और 20.9 सेंटीमीटर हैं, तो यह कौन सा त्रिभुज है। तो इसको छोटा करने के लिए सबसे पहले इन तीनों भुजाओं का रेशियो निकाल लेंगे, तो सभी भुजाओं में 1.9 से भाग चला जाएगा तो आएगा 7 संबंधी 9 संबंधी 11। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करते हैं और जो बाकी की दो छोटी भुजाएं आते हैं उनकी वर्ग करके जोड़ते हैं, और देखिए जोड़ने पर हम देख रहे हैं कि जो 11 का स्क्वायर है वह दोनों त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है, मतलब कि यह एक्यूट एंगल त्रिभुज होगा, मतलब कि न्यून कोण त्रिभुज होगा। यदि समकोण त्रिभुज होता तो जो 11 का स्क्वायर है वह दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यहाँ पे दिया है दशमलव संख्या है 2873, उसको ऑक्टल नंबर में बदलना है, तो इसको बदलने के लिए कुछ ना करें, सबसे जो संख्या है इस संख्या में 8 का भाग लगाएंगे, फिर जो रिमाइंडर जो शेष बचता है उसको एक साइड में लिखते हैं। जैसे पहली बार 8 का भाग लगाते हैं तो 359 आता है, फिर 8 का भाग लगाते हैं तो 44 आता है, तथा पहली बार जब 8 का भाग लगाते 359 भर जाता है तथा एक शेष बचता है जिसको यहाँ पर लिखा गया है। फिर 8 का भाग लगाते हैं तो 44 आता है और 7 शेष बचता है जिसको लिखा गया है। फिर 8 का भाग लगाते हैं तो 5 बार जाता है और शेष फिर 7 आता है। फिर 8 का भाग लगाते हैं तो 5 बार जाता है और 4 शेष बचता है, और फिर देखिए 5 शेष बचता है, 5 में भाग जाएगा ही नहीं। उसके बाद नीचे से ऊपर तक की जो संख्याएं हैं उनको लिख देते हैं तो वही ऑक्टल में परिवर्तित हो जाता है। एक तो सवाल है 1205 का क्यूब 1207 का क्यूब प्लस 1209 का क्यूब माइनस 3 गुणे 1205 गुणे 1207 गुणे 1209 बटा के 3621। तो यदि 1205 को ए माने, 1207 को बी माने, 1209 को सी माने तो हो जाएगा यह ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और इन सबके बटा में ए प्लस बी प्लस सी, तथा इस प्रकार के फॉर्म का जो सूत्र होता है वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। तथा एक बात और ध्यान दें, यदि ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान 3d स्क्वायर होता है। यहाँ पे d जो सर्वांतर है, मतलब इसका आंसर 3 गुणे 2 का स्क्वायर 12 आ जाएगा। सवाल दिया है x के पावर 0.18 प्लस 1 बटे के x के पावर 0.18 बराबर 8 है, तो x के पावर 0.54 प्लस 1 बटा के x के पावर 0.54 का मान क्या होगा। तो देखिए यह x प्लस 1/x बराबर
के, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान वाले फार्मूले पर है। तो हम जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है x³ प्लस 1/x³ का फार्मूला होता है k³ माइनस 3k, यानी कि यहाँ हो जाएगा 8 का क्यूब माइनस 3 गुणे के 8 यानी 24, यानी 512 में से 24 घटा देंगे तो 488 आंसर आ जाएगा। एक सवाल दिया है, एक अधिक कोण त्रिभुज ABC में इसकी सबसे लंबी भुजा AB की लंबाई 50 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं में से एक की लंबाई 24 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगा। इसको हल करने के लिए सबसे पहले ABC त्रिभुज बनाते हैं, अधिक कोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसमें AB 50 सेंटीमीटर तथा छोटी भुजा 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से ध्यान देंगे कि काल्पनिक रूप से जो AC भुजा है इसको बढ़ाएंगे और फिर B से इस पर एक ठो लंब डालेंगे तथा अब देखिए इस लंब की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी यहाँ से हो जाएगा 1/2, फिर जो आधार है उसको 24 मान लेंगे तो गुणा के 24 गुणा के h बराबर 360, यानी यहाँ से h का मान, ऊंचाई का मान आ जाएगा 30। तो फिर ऊंचाई का मान 30 प्राप्त कर लेंगे। तो चूंकि अब देख रहे हैं कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें यदि जो लंब है वह 30 है तो जो कर्ण है वह 50 है, तो जाहिर सी बात है कि जो आधार होगा वह 40 सेंटीमीटर होगा। मतलब कि जो छोटा वाली जो लंबाई है वह 40 में से 24 घटा देंगे तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे जो लंब है वह 30 है तथा जो आधार है वह 16 है, तो जो कर्ण होगा वह 17 का दुगुना यानी 34 होगा। यानी यहाँ पे जो तीसरी भुजा की लंबाई 34 सेंटीमीटर आएगा। यह थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है। एक ठो सवाल दिया है cos 15 अंश इंटू साइन 7.5 अंश इंटू cos 7.5 अंश का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए इसमें सबसे पहले 2 का गुणा तथा 2 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 1/2 cos 15 अंश इंटू 2 गुणे के साइन 7.5 अंश गुणे के cos 7.5 अंश। हम देख रहे हैं 2 sin A इंटू cos A बराबर 2 sin 2A का फार्मूला बन रहा है, यानी यहाँ हो जाएगा 1/2 cos 15 अंश गुणे sin 15 अंश। पुनः 2 का गुणा तथा 2 का भाग कर देंगे तो बन जाएगा 1/4 गुणे के sin 30 अंश, यानी इसका आंसर 1/8 आ जाएगा। एक सवाल दिया है, एक निर्माण स्थल पर पंकज और तरुण 2 मजदूर हैं जिन्हें फर्श के लिए पत्थर तोड़ने का काम सौंपा गया है। पंकज अकेले काम को 16 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि तरुण को वह पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। उन्होंने एकांतर घंटों में काम करने का फैसला किया ताकि वे बीच में आराम कर सकें। पंकज पहले घंटे में काम शुरू करता है और फिर तरुण इसी तरह आगे क्रम जारी रखता है। यदि वे एकांतर घंटों के आधार पर काम करते हैं तो वे एक साथ काम करते हुए कितने घंटों में उसे पूरा करेंगे। तो देखिए पंकज 16 घंटा में कर सकता है, तरुण 24 घंटा में कर सकता है। तो यदि टोटल काम की मात्रा निकालें तो 16 और 24 का एलसीएम 48 यूनिट होगा तथा यदि 16 का भाग 48 में करेंगे तो 3 आएगा, मतलब कि 1 घंटा में 3 यूनिट काम करेगा पंकज, तथा 24 का भाग करेंगे 48 में तो 2 आएगा, मतलब कि जो तरुण है वह 1 घंटा में 2 यूनिट काम करेगा तथा दोनों 1-1 घंटा अल्टरनेट पर काम करते हैं, मतलब कि दोनों मिलकर 3 2
5 यूनिट काम करेंगे 2 घंटा में। तो अब देखेंगे कि 5 का कौन सा गुणक 48 के नियरेस्ट है। तो 5 में 9 का गुणा कर देंगे यानी 5 45, जो कि 48 के नियरेस्ट है, यानी कि 9 दूना के 18, 18 घंटे में 45 यूनिट काम दोनों कर देंगे। और फिर अब देखिए तरुण के करने के बाद इसके बाद पंकज काम करेगा, तथा पंकज हम देख रहे हैं कि 1 घंटा में 3 यूनिट काम कर दे रहा है, मतलब पंकज 1 घंटा में 3 यूनिट कर देगा। तो 45 प्लस 3 यानी 48 हो जाएगा, मतलब टोटल काम हो जाएगा। तथा जो समय लगेगा 18 प्लस 1 यानी 19 यूनिट लगेगा। एक व्यक्ति के वेतन में उसके मूल वेतन के 10% की वृद्धि होती है, लेकिन वेतन वृद्धि के बाद भी उसे पहले उतनी ही राशि मिली। उसके वेतन का कितना प्रतिशत है जो उसे नहीं मिला? तो देखिए 10% की वृद्धि होती है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा, यानी पहले 10 मिल रही थी तो अब उसे 11 मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी भी उसे 10 ही मिल रही है, मतलब कि 1 कम मिल रहा है। 11 मिलना चाहिए था, 1 कम मिल रहा है। तो अब देखिए जो 1 है वह 11 का कितना परसेंटेज है? तो 1/11, इसको परसेंटेज में बदल देंगे तो हो जाएगा 9.09%। 1/11 का परसेंटेज 9.09% होगा, मतलब 9.09% सैलरी उसे नहीं मिल रहा है। एक तो सवाल दिया है, यदि a बराबर करड़ी में 13 प्लस 2 करड़ी में 42 है तो 1 प्लस a के पावर 4 बटा के a स्क्वायर का मान क्या होगा? तो देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले यह जो व्यंजक है इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा 1/a² प्लस a स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि a स्क्वायर का मान दिया, a का मान दिया है करड़ी में इतना, तो a स्क्वायर का मान हो जाएगा 13 प्लस 2 करड़ी में 42। अब देखिए इस 13 का स्क्वायर करेंगे 169, और इसमें से ये जो ये वाला दूसरा वाला पार्ट है करड़ी वाला, इसका स्क्वायर करके घटा देंगे तो होगा 168, यानी इसका डिफरेंस 1 आ रहा है। और जब इस प्रकार के फॉर्म का डिफरेंस 1 आता है तो जो इसका उल्टा यानी इसका a स्क्वायर का रेसिप्रोकल जो होता है वह 13 माइनस 2 करड़ी में 42 होगा, यानी कि सिर्फ जो करड़ी वाला जो पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो a स्क्वायर में 1/a² जोड़ देंगे तो 1 कट जाएगा, यानी 26 आंसर आ जाएगा। सवाल दिया, एक समचतुर्भुजाकार मैदान के विकर्णों की लंबाई 96 मीटर और 110 मीटर है। मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाएंगे तथा हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं एक समान होती है तथा इनके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो बड़ा वाला विकर्ण है 110 मीटर तथा जो छोटा वाला विकर्ण है 96 मीटर। तो जो एक ठो त्रिभुज जो बन रहा है उसमें एक भुजा की लंबाई 55 मीटर हो जाएगी तथा दूसरे भुजा की लंबाई 48 हो जाएगी। तो जो तीसरा कर्ण है उसका लंबाई 73 मीटर आ जाएगा। जब एक जो कि इस समचतुर्भुजाकार मैदान का एक भुजा की लंबाई है तो समचतुर्भुजाकार मैदान का परिमाप हो जाएगा 73 × 4 यानी 292 मीटर आ जाएगा आंसर। एक ठो सवाल दिया है, एक दुकानदार गलत तौल का प्रयोग करता है और ग्राहक को 1 किलो के बदले 750 ग्राम देकर धोखा देता है। उसका यह भी दावा है कि वह चावल को लागत मूल्य पर बेचता है। अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए उसने प्रति किलो चावल के साथ 125 ग्राम चावल मुफ्त दिया।
यदि कोई ग्राहक 1 किलो चावल खरीदता है तो दुकानदार का कुल प्रतिशत लाभ क्या है यदि दुकानदार 125 ग्राम मापने के लिए गलत वजन का उपयोग करता है। सबसे पहले एक दुकानदार है जो यह दावा करता है कि वह चावल को लागत मूल्य पर ही बेच रहा है तथा वह जो है मतलब 1000 की जगह पर 750 ग्राम ही दे रहा है। मतलब कि पैसा 1000 का ले रहा है और चावल दे रहा है 750 ग्राम। तथा देखिए दूसरी बात, अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए वह यह भी बताता है कि 125 ग्राम चावल मुफ्त देता है, लेकिन 125 ग्राम जो चावल फ्री में 1 किलो पर दे रहा है उसको उसी तराजू से तोल रहा है। मतलब वहाँ पर भी जैसे 125 ग्राम पूरा नहीं तोलेगा बल्कि 125 का 3/4 ही तोलेगा, क्योंकि जो 750 है वह 1000 का 3/4 है। मतलब कि ओवरऑल यहाँ 1000 मतलब कि ओवरऑल जो है कि ओवरऑल 1000 ग्राम का पैसा लेता है, लेकिन सामान देता है 750 प्लस 125 का 3/4 ग्राम का। अब इनका रेशियो निकाल देंगे तो 27 संबंधी 4 संबंधी 8 यानी 27 संबंधी 32 आएगा। मतलब कि 32 यूनिट का पैसा लेता है और सामान देता है 27 यूनिट। मतलब लाभ वह ले रहा है 5 यूनिट का 27 यूनिट पर, यानी कि उसका लाभ परसेंटेज हो जाएगा 5/27 गुणा के 100 यानी 18.52%। एक सवाल दिया है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है। 61 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा पर विपरीत शीर्ष से लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है। मतलब कि वह जो त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि एक तरह से 11, 60, 61 का ट्रिपलेट बना रहा है। और पूछा है कि 61 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा पर विपरीत शीर्ष से यानी समकोण वाले शीर्ष से लंब की लंबाई, मतलब एक तरह से इस त्रिभुज की हाइपोटेनियस की लंबाई पूछ रहा है। तथा हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की हाइपोटेनियस की लंबाई P बराबर होता है जो लंब बना रहे हैं उन भुजाओं का गुणनफल बटा के कर्ण, अर्थात कि 11 गुणे के 60 बटा के 61 यानी 660 बटा के 61 सेंटीमीटर यानी 10.82 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। दो समांतर रेखाओं 15x प्लस 8y माइनस 39 बराबर 0 तथा 15x प्लस 8y प्लस 46 बराबर 0 के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए जब समांतर रेखाएं होंगी तो जो x और y वाला जो पोर्शन है वो समान होगा। यानी हम देख रहे हैं कि इसमें 15x प्लस 8y पहले समीकरण में भी है, फिर दूसरे समीकरण में भी 15x प्लस 8y है। तब देखिए यदि दो रेखाओं का समीकरण ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरा ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0 हो तो उन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है मॉड c1 माइनस c2 बटा के करड़ी में a² प्लस b², यानी मॉड 39 माइनस
46 बटा के हो जाएगा करड़ी में 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी यहाँ हो जाएगा -39 -46 बटा के करड़ी में 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी मोड -85 बता के 17, यानी हो जाएगा मापांक में -5 इकाई। तो जब मापांक से बाहर किसी भी राशि को निकालते हैं तो चाहे नेगेटिव हो अथवा पॉजिटिव हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही निकलता है। तो 5 इकाई आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित आंकड़ा के लिए कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए। आंकड़ा दिया है 10, 20, 30, 40, 70। देखिए, कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात करने के लिए मीन तथा मोड की आवश्यकता होती है। बट यहाँ पे देखिए, जो सभी आंकड़ा है उसमें कोई सा भी आंकड़ा रिपीट नहीं हुआ है, अतः यहाँ पे मोड नहीं निकल सकता है। तो इसके लिए कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक का दूसरा फार्मूला होता है 3 कोष्टक में मीन माइनस मीडियन कोष्टक बंद बटा के स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए, इसका मीन निकालेंगे तो हम जानते हैं कि आंकड़ा को जोड़कर जितने आंकड़ा होते हैं उनकी संख्या से भाग दे देते हैं तो मीन निकल जाता है, मतलब 34 आ जाएगा। मीडियन जो होता है, बीच वाले जो पद होता है मीडियन होता है, मतलब यहाँ पे 30 जो होगा वो मीडियन होगा। अब देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका तो कि सभी आंकड़ाओं में से क्रमशः जो है कि मीन को डिफरेंस लेते हैं, फिर उसका वर्ग करते हैं और वर्ग करने के पश्चात उनको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जितना आंकड़ा होता है उससे उसमें भाग लगाते हैं। भाग लगाने के बाद उसका जो आता है उसका वर्गमूल निकाल देते हैं। तथा दूसरा फार्मूला होता है एक ठो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर सिग्मा, करड़ी में सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे के एन माइनस मीन का स्क्वायर। मतलब कि सबसे पहले सभी आंकड़ों का स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, फिर जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें आंकड़ों की संख्या से भाग लगा देंगे और फिर भाग लगाने पर जो मान आएगा उसमें से जो मीन है, जैसे 34, उसको घटा देंगे। फिर 34 को घटाने पर जो मान आएगा उसका वर्गमूल कर देंगे। तो देखिए, इसका मीन लगभग 20.6 आएगा। फिर इस फार्मूला में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.58। सवाल दिया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक है। यदि 14.4% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए इसका सक्सेसिव निकाल देंगे। तो देखिए, जो 25% वृद्धि, 14.4% की कमी, इसका सक्सेसिव रहेगा 25 माइनस 14.4 माइनस 25 गुणे के 14.4 बटा के 100। इसको कटा पिटा देंगे तो 7% आ जाएगा, यानी लाभ 7% होगा। सवाल दिया है, यदि cos 40 अंश का मान 1 है, यानी cos 40 अंश का मान a है, तो cos 100 अंश का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए cos 100 अंश को हम लिख सकते हैं cos 180 अंश माइनस 80 अंश। हम जानते हैं cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा, क्योंकि थर्ड चतुर्थांश में साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। हम देख रहे हैं। अब देखिए, माइनस cos 80 अंश को लिख सकते हैं माइनस कोष्टक में 2 cos स्क्वायर 40 अंश माइनस 1, क्योंकि हम जानते हैं cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2a स्क्वायर आंसर। सवाल है, एक ठेकेदार 245 कर्मचारी को एक काम पर लगाता है जो कुल 54 दिनों में 7/11 भाग काम करते हैं। बारिश के कारण 11 दिनों तक काम बंद रहा और इसकी वजह से 40% काम भी नष्ट हो गया।
बारिश के बाद 41 लोग बीमार पड़ गए और काम करने में सक्षम नहीं थे। ज्ञात करें कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। इस सवाल के लिए सबसे पहले काम की मात्रा यूनिट में पता करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 245 कर्मचारी 54 दिनों में 7/11 ही काम करते हैं तथा बारिश की वजह से 40% काम नष्ट भी हो जाता है। मतलब कि 40% मतलब 2/5 भाग। तो हम ऐसा यूनिट लेंगे जो सिंपल हो, मतलब कि काम फ्रैक्शन में न आए तथा गुणा भाग करने में आसानी हो। तो देखिए इसके लिए हम देख रहे हैं 7/11 तथा 2/5 इन दोनों में 11 और 5 के एलसीएम के समान, यानी एलसीएम के समान काम की मात्रा मानेंगे। मान लेते हैं कि टोटल काम था 55 यूनिट। कितना यूनिट था? 55 यूनिट। अब देखिए 245 कर्मचारी 54 दिनों में 55 यूनिट का 7/11 यानी कि 35 यूनिट काम करते हैं। हम जानते हैं एक तो फार्मूला जो होता है M1D1/W1 बराबर कांस्टेंट। M1D1/W1 बराबर कांस्टेंट, यानी 245 गुणे के 54 गुणे के 35 यह कांस्टेंट होगा। फिर सवाल में बोला है कि बारिश के कारण 11 दिनों तक काम बंद रहा। 11 दिन तक काम बंद रहा है। इसकी वजह से 40% काम भी नष्ट हो गए। मतलब जो काम हुआ था यानी 35 यूनिट जो कमवा हुआ था उसमें से 40% काम नष्ट हो गया। मतलब 35 का 2/5 यानी 14 यूनिट काम खराब हो गया। तो जो बाकी जो बचा है काम उसको तो करना ही पड़ेगा, साथ में जो नष्ट हुआ है उसको भी करना पड़ेगा। यानी देखिए बचा था 55 माइनस 35 यानी 20 यूनिट तथा अब जो खराब हुआ है 14 यूनिट उसको भी, यानी 20, 14, 34 यूनिट काम करना पड़ेगा। फिर बता रहा है कि 41 लोग बीमार पड़ गए। 245 लोग थे, 41 लोग बीमार पड़ गए यानी बच गए 204 लोग। अब देखिए पता करेंगे कि 204 लोग 34 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे। तो हो जाएगा 245 गुणे 54/35 बराबर 204 गुणे के D/34 बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ से D का मान निकाल देंगे तो 63 दिन आ जाएगा। मतलब कि बाकी काम को 63 दिनों में करेंगे। तो देखिए 54 दिन पहले काम किए थे, फिर 11 दिन बारिश बंद था, बारिश की वजह से बंद था और 63 दिन में काम जाके पूरा हुआ। अतः टोटल दिन काम को पूरा करने में लगा 128 दिन। अतः आंसर 128 सही हो जाएगा।